हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपके लिए मैं जो आपका एमए का जो सेमेस्टर 1 है, इसका जो प्रथम सत्र है और इसमें जो एमएएचएल 501 हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकालीन कविता भाग 1, इसमें जो आपका खंड है साहित्य इतिहास लेखन और इसकी जो यूनिट 1 है इतिहास एवं साहित्य इतिहास का संबंध, इसकी मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ, जो इसका आपका सिलेबस है। और इसमें जो है आपको बहुत अच्छे से ये सारा टॉपिक मैंने क्लियर किया है। जो आपकी इकाई 1 है इतिहास एवं साहित्यिक संबंध, पूरी इसको मैंने अच्छी तरह से बताया है। इसमें आपको इतिहास का अर्थ एवं स्वरूप, इतिहास की परिभाषा, इतिहास का विज्ञान अथवा कला से संबंध, पाश्चात्य और परंपरा में इतिहास लेखन किस तरह से हुआ और इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा का जो है विकास कैसे हुआ। तो आज हम फर्स्ट यूनिट लेंगे, फिर आपकी सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार से हम आपकी चारों यूनिट कराएंगे। जो आपका फर्स्ट पेपर है क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकालीन कविता। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और जो बच्चे आज चैनल पर नए हैं वो जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। आपका टॉपिक जो है आपकी जो मैंने अभी बताया था कि यूनिट 1 है इतिहास एवं साहित्यिक संबंध, ठीक है। तो इसमें जो आपकी इकाई की रूपरेखा है, इसमें प्रस्तावना, उद्देश्य, अर्थ एवं स्वरूप, आपका इतिहास, परिभाषा, फिर उसके बाद आपका विज्ञान अथवा कला मैं आपको समझा चुकी हूँ। इतिहास लेखन की पाश्चात्य परंपरा, इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा और फिर उसके बाद साहित्य इतिहास का अर्थ एवं स्वरूप, फिर साहित्य इतिहास अवधारणा एवं परिभाषा। इसके बाद ये सारा आपके टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपका अभी बताया था कि आपका ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका इतिहास, अर्थ एवं स्वरूप। इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ। इसका शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा ही था या फिर ऐसा ही हुआ। इस दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अतीत के किसी भी वास्तविक घटनाक्रम का लिपिबद्ध रूप इतिहास कहा जा सकता है। अब ये तो हो गई इतिहास की परिभाषा, है ना। अब आगे चलते हैं। इसमें इसका जो श्रेयकर है, अतीत के गर्भ में इतना कुछ छिपा हुआ है कि उसे समग्र रूप में प्रस्तुत करना किसी भी इतिहासकार के बस की बात नहीं है। इसलिए विभिन्न इतिहासकार अपनी रुचि व दृष्टि के अनुसार अतीत के कुछ पन्नों या कुछ पक्षों को अपने अपने शब्दों में लिख देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी इतिहास लिखे गए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास जितने भी हैं, सब साहित्यकारों ने अपने हिसाब से उसमें बताया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग बताया है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने अलग बताया, यहाँ तक कि इन लोगों की तारीखें भी मैच नहीं होती हैं। तो हम तो इतिहास को बस इतना ही कह सकते हैं कि जो आप पीछे गुजर चुका है, वो जो लिख दिया गया है, वो हम इतिहास मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत करते व्यक्ति जो कुछ देखता है, उसकी व्यक्तिगत रुचि के साथ-साथ उसकी सामूहिक चेतना, उसका बौद्धिक विकास, उसकी भावात्मक प्रवृत्ति, सब मिलकर वो इतिहास लिखा जाता है। हम भी लिख सकते हैं, हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा हमारा बौद्धिक जिस तरह से हमारी बुद्धि का विकास होगा, उसी प्रकार से हम भी इतिहास को लिखेंगे। तो उन लोगों ने जैसा सोचा वैसा उन्होंने लिखा, ठीक है। इस समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम हमें जानना आवश्यक है कि इतिहास है क्या? तो इतिहास का वास्तविक अर्थ जाने बिना हम इतिहास की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। अब दोस्तों आप ये मत समझना कि जो इतिहास सब्जेक्ट है उससे ये रिलेटेड है। हमें यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में जानना है, इतिहास की परिभाषा। तो ग्रीक विद्वान हीरोडोटस जो थे, उनका इतिहास का संबंध खोज व अनुसंधान तथा संबंध से इसकी 5 विशेषताएँ बताई हैं उन्होंने। उन्होंने कहा कि यह वैज्ञानिक विधा है क्योंकि इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण यह मानवीय विधा है। यह तर्कसंगत विधा है क्योंकि इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। अब ऐसे ही तो कोई उठा के नहीं लिख देगा, है ना? सबने अपने-अपने जो विचार दिए, मैंने अभी आपको बताया था कि सबने इतिहास लिखा, लेकिन उन्होंने कुछ तथ्य व निष्कर्ष निकाले हैं और प्रमाण दिए हैं उस चीज़ के। तो सबके प्रमाण अलग-अलग हैं, मैच भी नहीं करते, लेकिन हैं प्रमाणित, ऐसा नहीं है। यह अतीत के आलोक में भविष्य प्रकाश डालता है और शिक्षाप्रद विधा है। आपको पता ही है कि हमें इतिहास से सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहीं से हम सब कुछ सीखते हैं। बल्कि आपके जो ये पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकालीन कविता, इसमें सारा आपका
जो है प्राचीन इतिहास ही है और सब आदिकालीन कविता से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास डिवाइड है आदिकाल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। तो आपका जो ये फर्स्ट सेमेस्टर है ये आदिकाल पे ही सारा आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत में कहा गया है कि इतिहास का अतीत एक ऐसा व्रत होता है जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उपदेश का दिया जा सकता है। और हीरोदस का मानना था कि इतिहास परिवर्तन की प्रक्रिया उसी यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर अंत में अपकर्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। जैसा कि अब आजकल हो रहा है, कितनी दुनिया में मतलब हो रहा है, तो ये चीज़ आप देख रहे हो कि अभी जो है उत्कर्ष पे पहुंचकर हम अपकर्ष की ओर जा रहे हैं। हेनरी जॉनसन के अनुसार अतीत की प्रत्येक घटना इतिहास की कोटि में ही आती है। उनके अनुसार इतिहास विस्तृत रूप में प्रत्येक घटना जो कि कभी घटित हुई है। जितनी भी डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पर, क्योंकि जितनी आप डेफिनेशन डालेंगे एग्ज़ाम में उतने ही आपके नंबर आने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले उस पर टॉपिक पर चलते हैं। परिभाषक कौन है? सर चार्ल्स वर्थ। इन्होंने क्या परिभाषा दी है? इतिहास मनुष्य के समाज में जीवन का, समाज में हुए परिवर्तन के, समाज का कार्यों को निश्चित करने वाले विचारों तथा भौतिक दिशाओं का जिन्होंने उनकी प्रगति में सहायता की लेखा जोखा है। क्या है लेखा जोखा? जो उन्होंने किया वह सब इतिहास है। ठीक है, समझ गए? इतना तो मुझे लग रहा है सब बच्चों की समझ में आ रहा होगा। एमए के स्टूडेंट हैं तो इतनी तो आप सब नॉलेज रखते ही हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अगली परिभाषा है इम्यूनल कांट की। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जगत में वस्तुओं का विकास उसके प्राकृतिक इतिहास के समक्ष रहता है। बाह्य जग प्रकृति उन आंतरिक शक्तियों का कलेवर मात्र होती है जो एक निश्चित नियम के अनुसार मानव जगत में कार्यशील रहती है। कांट की परिभाषा में गहन दार्शनिकता का अभाव मिलता है। दरअसल कांट के अनुसार जिस प्रकार का समस्त मानव जीवन के बाह्य विधान नियमों से बद्ध रहता है, वैसे ही मनुष्य का ऐतिहासिक जीवन भी आंतरिक परिवर्तियों द्वारा परिचालित होता है। तो ये परिभाषा किसने दी? इम्यूनल कांट ने। और इनकी जो परिभाषा है काफ़ी मान्य रही है कांट की। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे इसमें क्या है, हमने बताना है आपको कि इतिहास, विज्ञान अथवा कला, जो हमारा भारतीय इतिहास है, जो हिंदी इतिहास है आपका, तो वह क्या है? विज्ञान और कला। ये क्वेश्चंस आता भी है कि जो हिंदी है वह विज्ञान या तथा कला है, उसमें किन किन जो है विषयों का तालमेल है। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको अब। किसी भी अन्य अनुशासन की तरह इतिहास के अध्ययन की भी अपनी कुछ समस्याएं, उन समस्याओं से जूझते विभिन्न विद्वानों ने इतिहास एवं उसके दर्शन की व्याख्या दी है। इतिहास को विज्ञान माना जाए अथवा कला, तो इस प्रश्न को एक रेखीय उत्तर देना कठिन है, कई तरह से अव्यावहारिक माना जाता है। कला एवं विज्ञान की कोटि में रखा है। विद्वानों ने इतिहास को अलग अलग कारणों से कला विज्ञान की कोटि में रखा है। उनका मानना है कि इतिहास के भीतर कलात्मक की जितनी आवश्यकता उतनी ही वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता की भी आवश्यकता है। यानी कि जो इतिहास है हमारा, क्या कौन सा इतिहास है? साहित्यिक इतिहास जो है उसमें हमें विज्ञान की भी ज़रूरत है। विज्ञान की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जब तक आप किसी विज्ञान वैज्ञानिकता कसौटी पर नहीं उतारोगे, प्रामाणिकता कसौटी पर नहीं उतारोगे किसी भी इतिहास ग्रंथ को, तो वो मान्य नहीं होता है। समझ गए? इसलिए इसको विज्ञान को ज़रूरी माना है। विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रमाणित करता है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो इसलिए विज्ञान ज़रूरी है। जितने भी इतिहासकारों ने इतिहास लिखे हैं, साहित्य के इतिहास लिखे हैं, तो उनमें जो है माना गया है कि ये विज्ञान की कसौटी पर हमने खरे उतारे हैं। अगला है फिर, प्रथम के पास ये प्रयोगशाला होती है, जिसके दूसरे पास पुस्तकालय होती है। देखो मैंने अभी आपको समझाया है यही चीज़। यहाँ इसने बताया कि विज्ञान के पास प्रयोगशाला है। हमें यहाँ पर वो नहीं करने हैं, क्या नाम, जो हमें केमिस्ट्री के जो हैं और फिजिक्स के, हमें यहाँ पर वो नहीं करने हैं कि हमें यहाँ पर फार्मूले निकालने हैं। हमें यहाँ पर वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतारना है जो हमारे इतिहास लिखे जा चुके हैं। जैसे रामचंद्र जी शुक्ल जी का इतिहास है और डॉक्टर नगेंद्र जी का इतिहास है, तो वैज्ञानिकता पर वो खरे उतरे। दूसरे, पुस्तकालय जब हम उसको पुस्तकालय में रखें तो कोई ये उस पर उंगली ना उठाए कि ये चीज़ गलत है ना। चलिए ये तो हो गया आपका क्लियर। चलिए अब इतिहास लेखन की पाश्चात्य परंपरा। अब इतिहास लेखन कैसे शुरुआत हुई है हमारे देश में, किस तरह से शुरुआत हुई? तो सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा की जो शुरुआत हुई वो पाश्चात्य से हुई, भारतीय बाद में हुई।
तो पहले पाश्चात्य के बारे में समझेंगे। लेखन की परंपरा का आरंभ ग्रीक विद्वान हीरोडोटस से हुआ था। उसी समय अन्य पाश्चात्य विद्वान ने भी, जैसे थुसिडाइडस ने भी, हेरोदोटस ने ग्रीक और पारसियों तथा यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण युद्धों एवं जीवन के पद्धतियों आदि का महत्वपूर्ण उल्लेख अपनी कृतियों में किया। और जितने भी इतिहास हैं तो सभी ने इन्हीं का महत्वपूर्ण, जो पीछे जो गुजर चुके युद्ध गुजर चुके, जितना काव्य गद्य लिखा जा चुका है, उनके बारे में ही इतिहास में जिक्र होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यूरोपीय इतिहास लेखन के मध्य युग में हमें इतिहास लेखन की दो प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। पहली क्या, एक तरफ सेंट ऑगस्टिन की तटस्थ इतिहास लेखन की पद्धति, दूसरी तरफ थूसेबियस, सुकरात, जो सोजमन, थीतो, पेसिडोरस जैसे इतिहास लेखकों की इतिहास पुस्तकें प्राप्त होती हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे पाश्चात्य वाले। अब आते हैं हम भारतीय पर, लेकिन थोड़ा सा जो भारतीय इतिहासकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, उन्होंने लिखा है इनके बारे में कि धार्मिक व सांप्रदायिक संघर्ष के फलस्वरूप इतिहास लेखन का जो प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, साथ ही कुतुबनुमा जैसे वैज्ञानिक आविष्कार ने भी इस कार्य में सहायता प्रदान की। 16वीं या 17वीं शताब्दी में इतिहास अध्ययन की ओर आधिकारिक ध्यान दिला। इसी विश्लेषण को विस्तारित खोज फलस्वरूप यूरोपीय देशों में सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल उत्पन्न हुई, जिससे क्या हुआ, 18वीं सदी तक आते आते यूरोप के भीतर राजनीतिक धार्मिक संघर्ष अपनी अंतिम अवस्था में था, जिसका प्रभाव किस पर पड़ा, हमारे इतिहास पर भी पड़ा। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। और दूसरा फिर ये मांटेक्यू के पश्चात यूरोपीय विद्वान की एक लंबी सूची भी है। इन्होंने जो है पाश्चात्य इतिहास में काफ़ी योगदान दिया। उसके बाद ये सारे सबने लिखे हैं इतिहास, ये पाश्चात्य वाले हैं सब। इसको आप नोट डाउन कर लेना, बाद में इसमें जो है वीडियो को देखते देखते आप अपने चिरपी नोट्स तैयार कर लेना इसमें से। फिर अब आपका आगे है टॉपिक इतिहास लेखन की जो परंपरा है आपकी, जो भारतीय परंपरा है उसके बारे में देख लीजिए। इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा, ऊपर हमने देखी पाश्चात्य, भारतीय। भारतीय में क्या है, आधुनिक यूरोपीय इतिहास दृष्टि से अलग अलग भारतीय इतिहास विशेष पद्धति प्रक्रियाओं के द्वारा अपने इतिहास लिख रहे थे। प्राचीन भारतीय विद्वान या तो इतिहास लेखन के महत्वहीन मानते थे, या प्राचीन भारतीय इतिहास में लेखन होता ही नहीं था। उनका मानना था कि जो इतिहास है हमारे देश का वो ज़रूरी नहीं है आने वाली पीढ़ी के लिए, तो वो इसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे। लेकिन फिर भी जो है, मैंने ये थोड़ा अंडरलाइन किया है, निसंदेह प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में अनेक समस्याएं थी, फिर भी इतिहास लेखकों ने इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखे जो भारतीय थे, जिसका विद्वानों ने समय समय पर प्रयोग भी किया है। इस संबंध में प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है कि प्राचीन भारत में श्रेष्ठ ऐतिहासिक साहित्य की रचना भले ही ना हुई हो, लेकिन ऐतिहासिक महत्व ग्रंथ आज भी हैं, और अथवा वह नष्ट हो गए हैं, परंतु यह संभावना उचित नहीं होती कि सभी ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। अब कुछ तो ग्रंथ लिखे गए हैं ना हमारे भी, तो जो हमें जैसे वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, तो ये भी तो सब हमारे इतिहास में ही आते हैं, है ना। तो कुछ ग्रंथ उस काल में लिखे गए, उनका कोई ना कोई संकेत अथवा संदर्भ हमें आज भी मिलता है। अब हम उनको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। उसमें वेद हैं आपके, उसके बाद आपके फिर ये ब्राह्मण ग्रंथ व उपनिषद हैं, इनके बारे में आप ये नोट डाउन कर लेना, ये सब इनके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो यहाँ से आप ये नोट्स अपने बना सकते हैं आराम से, क्योंकि ये अब बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारा ये डीपली आपको समझाऊंगी पढ़ूंगी तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण व ग्रंथ उपनिषद, वेदों के अतिरिक्त अन्य बौद्धिक साहित्य में नीति सामग्री को भी प्राचीन इतिहास लेखन के प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसमें उपनिषद व ब्राह्मण ग्रंथ इस दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाकाव्य में देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि रामायण है और व्यास द्वारा जो है महाभारत लिखी गई है, तो ये सब भी क्या आते हैं, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में आते हैं। फिर पुराण हैं, फिर जैन धर्म में देखिए, जैन धर्म में भी लिखे गए हैं बहुत से, बौद्ध धर्म में भी लिखे गए हैं। अब देखिए जैन धर्म का यहाँ पर, जैन धर्म में देखिए, ये जैन धर्म के भद्रभाव का नेमिनाथ चरित है, परम चरित का महापुराण है, ये सब इसमें दे रखा है। बौद्ध ग्रंथ में जातक है, इन तीनों का जो है, बौद्ध पिटक के 3 ग्रंथ है, बीना पिटक, सूत पिटक, ये सब आप देख लेना। ये सब आपको मैंने जानकारी दे दी है आपको। अब देखिए इसमें साहित्य इतिहास अर्थ एवं स्वरूप, क्या है साहित्य इतिहास अर्थ व स्वरूप, तो देख लीजिए इसकी परिभाषा। ये कह रहे हैं कि साहित्य इतिहास क्या है, वे कौन कौन से तत्व हैं जो संगठित संरचना को साहित्य इतिहास के रूप में परिभाषित करते हैं। कौन कौन करते हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं।
ये जो कह रहे हैं कि साहित्य इतिहास केवल साहित्य का पूर्वावर्त अथवा अतीत का इतिवर्तात्मक विश्लेषण नहीं है। कहने का मतलब है कि जो गुज़र चुका है उसकी शुरुआत तो और उसका अंत ही विश्लेषण नहीं है, बल्कि जीवनी व कविवृत्त का संग्रह है। जो लोगों ने लिखा है और जो लोग हो चुके हैं उनका संग्रह है। स्रोतों की खोज है, केवल भाषा वैज्ञानिक अध्ययन है, ना संस्कृति का प्रचार अध्यापक बनाता है। एक लंबे उदाहरण के पश्चात यह तथ्य निश्चित हो जाते हैं कि जो है यह एक बार में तथ्य निश्चित हो गए कि साहित्यिक इतिहास क्या नहीं है, तो वास्तविक अर्थों में साहित्य इतिहास क्या है ये जानना सरल जान पड़ेगा। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। साहित्य के इतिहास की परिभाषा साहित्य इतिहास के उदाहरणों को निश्चित करने के पश्चात अध्ययन की उपयोगिता के लिए आवश्यक है। साहित्य इतिहास बहुत उपयोगी है क्योंकि सारी जो हिंदी है आपकी एमए बीए वो सारी इसी पे ही डिपेंड है ना। फिर इसके बाद जो है विद्यार्थियों के अध्ययन को ध्यान में रखकर कुछ सर्वमान्य परिभाषाओं को उद्धृत किया गया है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक परिभाषा दी है, बहुत अच्छी परिभाषा है इनकी। उन्होंने अपने जो इनका इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ पर इन्होंने ये परिभाषा डाली है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंबित होता है। क्या कह रहे हैं वो, देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंबित, यानी कि जो संचित हमने इकट्ठा किया है ज्ञान जनता के द्वारा, जनता की सोच के द्वारा, वह निश्चित होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होते जाते हैं। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास की परंपरा की जो साथ साथ का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। देखिए कितने सुंदर परिभाषा दी है उन्होंने कहा है कि जो हम इतिहास लिखते हैं, अब जो उनके समय में इतिहासकार थे उन्होंने इतिहास अपने हिसाब से लिखा, लेकिन उस वक्त से अब तक कितना इतिहास गुजर चुका है। अगर आज की पीढ़ी लिखेगी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो तब से लेकर आज तक का लिखेगी। और समाज की जो उन्होंने कहा कि यह जो समाज जो है, जो जनता है उसकी जो है चित्तवृत्ति है उसका परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से जो है ये सब मैंने आपको समझा दिया है। और जो है कल हम आपके लिए जो यूनिट आएगी आपकी है, तो यूनिट यही आपकी यूनिट 2 लेकर आएंगे। आपको मैंने भी समझाया था, पहले ही आपको सिलेबस के बारे में समझा दिया था कि आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर का यह भाग 1 है। भाग 1 में जो है आपके ये साहित्य में साहित्य का संबंध समझाया मैंने आपको। अब हम कल जो आपका टॉपिक हुआ हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का होगा, ठीक है। तो अगली जो है वीडियो तक आप ऐसे ही बने रहिए हमसे। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और अपना लाइक भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डालिए।